एपिसोड 196। इस समय भीड़ की नजरें शेनहुआंग अकादमी के झू वेन और यंग तियानिक्सिया पर थीं। इन दोनों लोगों ने बुद्धिमानी से लिंगजियो के साथ कोई व्यवहार न करने का निर्णय लिया। यद्यपि उनकी ताकत 10 फीनिक्सों में सबसे कम थी, फिर भी वे ही अंत में जीवित बचे। इसे एक प्रकार की विडंबना ही कहा जाना चाहिए, कठोर विडंबना। बहन यूनू, मैंने यहाँ कुछ लोगों से निपटा है, लेकिन आपने अभी तक उस बूढ़े आदमी से निपटा नहीं है। लिंगजियो ने अचानक यूनू और युआन तियानलुन के बीच लड़ाई को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। इस समय भी वह युआन तियानलुन को नहीं भूला था। वह चाहता था कि हर कोई याद रखे कि लोंगहुआन पर्वत के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग भी अगर उसे उकसाने की हिम्मत करेंगे तो मर जाएंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी ऐसा खूनी सबक याद नहीं रखेगा। बिल्कुल अभी यूनू की गति तेज और तेज होती जा रही थी। इस समय युआन तियानलुन का शरीर जख्मों से ढका हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसी साधना के साथ वह यूनू के सामने इतना बेकार क्यों था। 100 चालों के भीतर तो वह ठीक हो गया, लेकिन 100 चालों के बाद उसे चोट लगने लगी। अब 200 चालों के बाद वह केवल यही सोच रहा था कि कैसे बचकर निकला जाए, लेकिन यूनू ने स्पष्ट रूप से उसे यह अवसर नहीं दिया। 296वीं चाल में यूनू ने युआन तियानलुन के महत्वपूर्ण बिंदु पर हथेली से प्रहार किया, जिससे युआन तियानलुन गंभीर रूप से घायल हो गया। छोटे आदमी, वह तुम्हारे हाथों में है। यूनू ने युआन तियानलुन को देखा, जो जमीन पर पड़ा था और मुश्किल से उठ पा रहा था, और फिर लिंगजियो से कहा। लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया और युआन तियानलुन की तरफ कूद गया। इस समय युआन तियानलुन की सांस स्पष्ट रूप से फूल रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके शरीर की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। यदि कोई उसका इलाज करे तो वह निश्चित रूप से बच सकेगा। आखिरकार वह यिन यांग क्षेत्र में 5वें स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। इस समय युआन तियानलुन की आंखों में बहुत अफसोस दिखाई दिया। अगर उसे पता होता कि यूनू इतनी शक्तिशाली है तो वह यहाँ नहीं आता। व्हाइट टाइगर महाद्वीप में उन्हें विश्वास था कि वह निश्चित रूप से यूनू से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। वह पहले से ही मर रहा है और उसने अपने प्रशिक्षु को, जो उसका नाजायज बच्चे भी है, लिंगजियो द्वारा मारा जाता हुआ देखा है। ये सचमुच दुखद है, लेकिन ये सब किसने किया? यदि यह उसका मूर्खतापूर्ण विचार न होता कि वह अपनी पत्नी को शेनहुआन महाद्वीप का नेता बनने दे और शेनहुआन महाद्वीप की प्रतिभा पर हमला करने के लिए ड्रैगन और फीनिक्स के चयन की मेजबानी करे। यदि उन्होंने अपने बेटे युआन पेंग को शेनहुआन अकादमी में घुसकर सरतोबी हुआंगजी बनने की अनुमति नहीं दी होती, अगर उसकी पत्नी ने लिंगजियो को इतना निशाना नहीं बनाया होता, अगर उसके बेटे ने लिंगजियो पर हमला नहीं किया होता, शायद ये सब नहीं हुआ होता। यह अफसोस की बात है कि चीजें पलटी नहीं जा सकती। जो हो गया सो हो गया और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। इस समय कोई भी उसे बचा नहीं सकता और कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि लोंगहुआन पर्वत के योद्धा भी आसानी से आने की हिम्मत नहीं करते। यह शापित जुवांजी कानून उन योद्धाओं के लिए अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करना असंभव बना देता है, जिन्होंने यिन और यांग के 5वें स्तर को पार कर लिया है। कोई भी उसके लिए जोखिम लेने शेनहुआन महाद्वीप में नहीं आएगा। इस समय उसके पास केवल निराशा और अफसोस है। लिंगजियो ने इस बूढ़े आदमी को उदासीनता से देखा, बिना किसी दया या सहानुभूति के एक ठंडी नज़र से। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर सकते हो क्योंकि तुम लोंगहुआन पर्वत में एक मजबूत आदमी हो। तुम जब चाहो मुझे मार सकते हो। आपने मुझे मंगशेंग और युआन पेंग को मारने की अनुमति नहीं दी, अहंकारपूर्वक कुत्ते को आदेश देने जैसा। लेकिन अब क्या तुम एक मरते हुए कुत्ते की तरह लग रहे हो? लिंगजियाओ की आवाज़ व्यंग्य और उपहास से भरी थी। वह उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह उससे असहमत था। क्या इस तरह के व्यक्ति ने वाकई उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया? चूंकि दूसरे पक्ष ने उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया, तो उसे इस आदमी के साथ सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए? युआन तियानलुन ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लिंगजियो ने जो कुछ कहा वह सब सच था। उन्होंने भी हार स्वीकार कर ली, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। उसने लिंगजियाओ को देखा और कहा, तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी को भुला दिया जा सकता है। मैं तुम्हारे लिए लोंगहुआन पर्वत में अभ्यास की व्यवस्था करूंगा। इस तरह कोई भी तुम्हें फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। यह जरूरी नहीं है। मैं दूसरों के द्वारा मुझे धमकाने से कभी नहीं डरता। जो कोई भी मुझे धमकाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा,
ठीक वैसे ही जैसे मंग शेंग, युआन पेंग और तुम। लिंग जियो ने घृणा से कहा, जहां तक मेरे भविष्य की बात है तो आपको वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपना रास्ता तय करना है। भले ही यह रास्ता कांटों से भरा हो, मैं इसे काट कर ही आगे बढ़ूंगा। तुम्हें आज मरना ही होगा। जब तुम ताकतवर थे तो तुम मुझे मारना चाहते थे, और अब मेरी बारी है कि मैं ताकतवर पक्ष में खड़ा रहूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? भीड़ ने सिर हिलाया। लिंग जियाओ ने कभी भी किसी ताकत पर भरोसा नहीं किया है। तियानलोंग महाद्वीप के तियानफेंग शहर में लिंग परिवार से शुरू करके वह इन ताकतों को बचाने वाला व्यक्ति रहा है। सबसे पहले लिंग परिवार को घेर लिया गया था और वह बार बार सामने खड़ा होकर लिंग परिवार को नष्ट होने से बचाता रहा। अब लिंग परिवार भी तियानलोंग महाद्वीप में एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार है। फिर मास्टर बैयुन आया, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसका मूल्य नहीं समझता था, जब तक कि उसके प्रशिक्षु ने उसे धोखा नहीं दिया, और तब उसने वास्तव में उसे अलग नज़र से देखा। और उसने न केवल मास्टर बैयुन के दुश्मनों को मार डाला, मास्टर बैयुन की बेटी को बचाया, बल्कि मास्टर बैयुन की खोई हुई बुद्धि की हड्डी भी ढूंढ निकाली। फिर युहुआ संप्रदाय और शेंगचाओ आए, और जब बात शेनहुआंग साम्राज्य की आए तो यह वह व्यक्ति था जिसने किंगक्सू अकादमी को अपना वर्तमान भव्य अवसर प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने कभी किसी विशेष बल पर भरोसा नहीं किया, केवल अपने ही बल की मदद की। क्या ऐसे व्यक्ति को ड्रैगन फीनिक्स पर्वत की आवश्यकता है? वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। युआन तियानलुन ने आकाश की ओर देखा और उसकी आवाज अंतहीन उदासी और पछतावे से भरी थी। लेकिन इसका क्या फायदा? कुछ चीजें अगर गलत तरीके से की जाएं तो उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसे करें। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसे बस खुद से नफरत थी कि वह बहुत ज्यादा आत्मधर्मी है और मरने के लिए शेनहुआंग महाद्वीप तक आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अपनी मौत को मन की शांति के साथ स्वीकार करो। अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां जाओ। उन्हें फिर से कोई बेवकूफ़ी करने मत दो। लिंग जियो के बोलना समाप्त करने के बाद एक लाल सूर्य शंकु युआन तियानलुन के माथे में घुस गया। येनयान क्षेत्र के योद्धा को अगर पूरी तरह से मारना है तो आपको आत्मा सागर को नष्ट करना होगा, अन्यथा कौन जानता है कि वह पुनर्जीवित होगा या नहीं। युआन तियानलुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में अभी भी पछतावा और लाचारी थी, लेकिन उसकी सांस पूरी तरह से रुक चुकी थी। एक और येनयान क्षेत्र के 5वें स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यदि लिंग जियो ने युआन पेंग, मंग शेंग, जिंगमो जियान और अन्य को मार डाला तो ये कुछ भी नहीं था। आखिरकार वे सभी गुफा स्वर्ग योद्धा थे। लेकिन लगातार 2 येनयान क्षेत्र के 5वें स्तर के ताकतवर लोगों को मारना बहुत चौंकाने वाला था। अगर यह बाहर आ गया तो लोग डरकर मर जाएंगे। लिंग जियो ने पहले की तरह युआन तियानलुन की भंडारण अंगूठी ले ली। इस स्टोरेज रिंग सहित उन्होंने आज कम से कम 5 प्राप्त किए हैं। बेशक सबसे मूल्यवान शायद और वह जो पहले महिला नेता के हाथों में था। येनयान क्षेत्र के 5वें स्तर वाले 2 योद्धाओं के पास अपने भंडारण रिंगों में अच्छी चीजें होनी चाहिए। चलो बहन यूनू, इस ड्रैगन और फीनिक्स चयन में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। युआन तियानलुन को मारने के बाद लिंग जियो इस ड्रैगन और फीनिक्स चयन से बेहद निराश था। तथाकथित एकता, शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग ग्रेट ड्रैगन के गौरव की रक्षा के लिए व्हाइट टाइगर महाद्वीप की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वास्तविक प्रतिभाओं का चयन करती है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह महज एक बड़ा मजाक है। लिंग जियाओ के विचार में इस तथाकथित ड्रैगन और फीनिक्स चयन को कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा असंतुष्टों को मिटाने के अवसर के रूप में माना गया है। यदि हमारे युवा व्हाइट टाइगर इवेंट में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है तो मैं इस तथाकथित इवेंट को बर्बाद कर दूंगा। यूनू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाए और फिर किंगक्सू अकादमी के सभी लोगों के साथ ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट से बाहर निकल गई। उन सभी के चले जाने के बाद घटनास्थल पर माहौल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे थे जो सदमे में थे और संभल नहीं पा रहे थे। लिंग जियाओ ने दर्जनों प्रतिभाशाली योद्धाओं को मार डाला, जिनमें ही यानबिंग भी शामिल था, जो ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 9वें स्थान पर था, और युआन पेंग, जो ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 8वें स्थान पर हैं। सबसे भयानक बात तो कि उसने 2 योद्धाओं को भी मार डाला जो येनयान क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। हर कोई अभी भी युआन तियानलुन की मौत को समझ सकता है। आखिरकार ये युएनवा का हाथ था। लेकिन महिला गठबंधन नेता की मौत का क्या हुआ? बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते।
लिंग जियाओ ने उसे मारने के लिए कौन सी विधि अपनाई? मंग शेंग और युआन पेंग, जो शायद सच्चाई जानते थे, दोनों को लिंग जियाओ ने मार डाला, जो एक रहस्य बन गया जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता। लेकिन लिंग जियो की शक्ति और आतंक हर किसी के दिल में गहराई से अंकित है। क्या हम आगे बढ़ते रहेंगे? अंत में डैनफेंग, जो ड्रैगन और फीनिक्स सूची में प्रथम स्थान पर थे, ने अपनी बात रखी। बेशक हम जारी रखेंगे। लिंग जियो के बिना क्या ड्रैगन और फीनिक्स का चयन नहीं किया जा सकता? ज़ोंग हुआंगक्वान ने दांत पीसते हुए कहा। केवल लिंग जियो ही नहीं, जी हुआंगटियन भी चला गया है। डैनफेंग ने हल्के से कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं आज के ड्रैगन और फीनिक्स के चयन से भी बहुत निराश हूं। ये समय की बर्बादी है। अगर मेरे पास ये समय है तो मैं व्हाइट टाइगर महाद्वीप के विशेषज्ञों के साथ एक हत्या का खेल खेल सकता हूँ। वह खड़ा हुआ, चांगली पूर्वज की ओर देखा और बोला, पूर्वज, मैं ऊब गया हूँ और वापस जाना चाहता हूँ। आप चाहे तो जा सकते हैं। ड्रैगन और फीनिक्स का ये चयन वास्तव में बर्बाद हो गया है। पूर्वज चांगले ने आह भरी। आज के ड्रैगन और फीनिक्स चयन में लिंग जियाओ ने शो चुरा लिया। अब जब लिंग जियाओ चला गया है, अगर अन्य जारी रखते हैं तो ये हमेशा नौसिखियों की तरह एक दूसरे को चोंच मारने जैसा लगेगा, जो दिलचस्प नहीं है। बड़े भाई, अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 7वें स्थान पर रहने वाले मोयू भी चांगले इमोर्टल आइलैंड के शिष्य हैं। चलो अलग हो जाएं, ये बोरिंग है। झू त्यानलिन भी खड़ा हो गया और अपने पीछे कैनोपी द्वीप पर लोगों को देखने लगा। कुछ समय तक तो बहुत से लोगों का लड़ाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उनके लिए लिंग जियो का प्रदर्शन बहुत चौंकाने वाला था, और चाहे लड़ाई कैसी भी हो, ये हमेशा थोड़ा उबाऊ लगता था। रुकना। फैंगमिन किशान, जो शाही परिवार में एक उच्च पद पर थे, अचानक खड़े हो गए और ठंडे स्वर में बोले। क्यों? राजकुमार किशान अभी भी ड्रैगन और फीनिक्स का चयन जारी रखने की योजना बना रहा है। ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 6ठे स्थान पर कैनोपी फेरी आइलैंड के झू शाओकोंग ने उदासीनता से पूछा। ड्रैगन और फीनिक्स के चयन के बारे में भूल जाओ। लिंग जियाओ ने पहले ही सुर्खियां बटोर ली हैं, इसलिए अब इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं अब जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह एक और मामला है। उसने वुक्सियन द्वीप और वुजोंग द्वीप के लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर धीरे से हाथ हिलाया। हर जगह से बख्तरबंद सैनिक पहले से ही आ रहे थे और शालोंगलिन को घेर रहे थे। सभी को कुछ असामान्य महसूस हुआ और वे फैंगमिन किशान को कुछ गुस्से से देखने लगे। जूनियर, तुम क्या करना चाहते हो? चांगले पूर्वज ने ठंडे स्वर में पूछा। आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत सरल है। आप 5 अमर द्वीपों ने बहुत लंबे समय तक इस दुनिया पर राज किया है। अब समय आ गया है कि आप इनको बदल दें। आज से 5 अमर द्वीप और 7 मार्शल संप्रदाय द्वीप सभी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के हैं, और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का नया सम्राट मैं, फैंगमिन किशान हूँ। फैंगमिन किशान ने किसी को भी गंभीरता से न लेते हुए बहुत दबंगई से कहा, जिसमें फैंगेनशान, 2 बुजुर्ग काले और सफेद शामिल थे। तुम बस मौत की तलाश में हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लिंग जियाओ हो? ज़ोंग यू जिंगजियो को लिंग जियो का अहंकार काफी परेशान कर चुका है, और अब फैंगमिन किशन वास्तव में खड़ा है और उन वरिष्ठों से इस तरह बात करता है, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये सही है, फैंगमिन किशन, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? लिंग जियाओ के पास मूंगल और वाइन डेमन तलवार है, तुम्हारे पास क्या है? मुझे लगता है कि 2 बुजुर्ग ब्लैक एंड व्हाइट और सीनियर फैंगमिन शियाओ आपको इस मामले में गड़बड़ नहीं करने देंगे, है ना? ज़ोंग हुआंगक्वान ने भी गुस्से में कहा। यदि लिंग जियो उसे मार नहीं सकता, तो क्या उसे छोड़ने का भी अधिकार नहीं है? वह अपना गुस्सा भी दबा रहा था। फैंगमिन शियाओ और ब्लैक एंड व्हाइट ने भी फैंगमिन किशान को देखा और इस युवक के व्यवहार से चौंक गए। यदि आप सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं, तो एक साथ इतने सारे लोगों को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है ना? किशान, मैं सभी वरिष्ठों से माफी मांगता हूँ, फैंगमिन शियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। माफी मांगो? क्या तुम्हें आइस फीनिक्स कबीले के एक वरिष्ठ सदस्य को यही कहना चाहिए? दिव्य फीनिक्स साम्राज्य गिर गया है। 5 अमर द्वीप भी नष्ट हो गए। लिंग जियो द्वारा उल्टा कर दिया जाना वास्तव में शर्मनाक है। चूंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सब कुछ नियंत्रित करने दो। मैं दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को जुवान क्षेत्र में सबसे मजबूत साम्राज्य बना दूंगा। फैंगमिन किशन ने एक पागल आदमी की तरह घोषणा की। इन शब्दों से भीड़ में जोरदार ठहाका लगा। हालांकि लोग जानते थे कि फैंगमिन किशान शक्तिशाली था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
वह ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में केवल 5वें स्थान पर था, जो सोंग यू हुआंगक्वान जितना ऊंचा नहीं था। उसके साथ, भले ही वह सोंग यू हुआंगक्वान को हरा सकता है, वह उन वरिष्ठों के सामने घमंडी नहीं हो सकता। हंसी अचानक बंद हो गई। अचानक कवच के छूने की एक अजीब सी आवाज आई। तब वहां असीम संहारक ऊर्जा थी। उन सब को मार दो, सब कुछ नष्ट कर दो। ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट के ऊपर आकाश में आतंक की आभा छा गई, जिससे सभी के चेहरे बदसूरत लगने लगे। ऐसा कैसे? ज़ोंग यूजिंगज्यू ये देखकर भयभीत हो गया कि फैंगमिंग की शान के पीछे की मार्शल भावना इतनी ठंडी थी कि उससे लोग कांप उठते थे। भगवान व्हाइट ब्लेड की हत्या। उनकी मार्शल आत्मा वास्तव में किलिंग गॉड बाय रेन है, जो 12 अमर में से एक है, 12 सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक है, जिन्होंने अतीत में मानव राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि बाय रेन ने एक बार एक युद्ध में लाखों विभिन्न जानवरों का वध किया था। उस समय नदियों में खून बहता था, और यहाँ तक कि नदी भी खून से लाल हो जाती थी और लाशों से कट जाती थी। उस युद्ध ने हाथों से मारने वाले देवता की प्रतिष्ठा स्थापित की। साथ ही इस कारण उसके नाम से असंख्य प्राणी भयभीत हो गए। ये कहना उचित होगा कि आप मृत्यु के देवता की श्वेत ब्लेड मार्शल स्पिरिट को पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से परिचित हैं। फैंगमिंग किशन ने ज़ोंग यू हुआंगक्वान और ज़ोंग यू जिंगजुए को उदासीनता से देखा। क्या आप आश्वस्त हैं? मजाक कर रहा हूँ। भले ही आपके पास किलिंग गॉड व्हाइट ब्लेड मार्शल स्पिरिट है, क्या हम आपसे डरते नहीं हैं? ज़ोंग यू जिंगजुए यिन और यांग दायरे के तीसरे स्तर के साथ एक योद्धा है। हालांकि वह यूनू, जेल डायमंड स्वॉर्ड और अन्य लोगों की तरह अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक होगा अगर वह इतना डर गया कि उसने फैंगमिंग किशन का सामना करते समय घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी। सचमुच, तब तुम अनुभव कर सकोगे कि हत्या का इरादा क्या होता है। फैंगमिंग किशान ने उपहास किया, और उसके पीछे की मार्शल आत्मा अचानक गायब हो गई और तुरंत परिद्वीप की दूसरी तरफ चौकोर गठन में प्रकट हुई। उसे रोको। ज़ोंग यू जिंगज्यू ने इस भयानक मार्शल आत्मा का विरोध करने के लिए अपनी सारी यिन और यांग ऊर्जा को संघनित करते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई। मार डालो, मार डालो, मार डालो। संहार के देवता के मुख से निरंतर मंत्रोच्चार जैसी ध्वनि निकल रही थी, तथा संहार के प्रत्येक शब्द से ज़ोंग यू जिंगज्यू और ज़ोंग यू हुआंगक्वान को भयंकर सिर दर्द हो रहा था। टकराना। ज़ोंग यू हुआंगक्वान ने बस असीम हत्या के इरादे को छुआ, और उसका शरीर उड़ गया। उसकी पीठ पीली पड़ गई और वह खून की उल्टी कर रहा था। उसका पूरा शरीर प्लेग से संक्रमित लग रहा था, और वह कोई ताकत भी नहीं लगा पा रहा था। फैंगमिंग किशान के हमले के तहत दूसरी तरफ अमरद्वीप पर अन्य शिष्यों की शिरोबिंदु टूट गई थी, और उनके शरीर रक्त और मांस से ढक गए थे, जैसे कि उन्हें अनगिनत तलवार ऊर्जाओं द्वारा सीधे फाड़ दिया गया हो। खून और पानी हर जगह उड़ गया, लेकिन फैंगमिंग किशान का वास्तव में कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था। पर्याप्त। ज़ोंग यू जिंगजुए अचानक चिल्लाया। क्या आप आश्वस्त हैं? फैंगमिंग किशान ने उदासीनता से पूछा। मैं दूसरी तरफ एक परिद्वीप हूँ, और मैं राजकुमार किशान के खाते में शामिल होने को तैयार हूँ। ज़ोंग यू जिंगज्यू एक घुटने पर बैठ गया और पीला चेहरा बनाकर बोला। सिर्फ एक मुकाबले के बाद उसे पता चल गया कि हर कोई फैंगमिंग किशान को कम आंक रहा है। फैंगमिंग किशान के सामने लिंगजियो क्या है, ये बताने लायक नहीं है। यह आदमी सचमुच भयानक है। 30 वर्ष से भी कम उम्र में उसके पास वास्तव में यूनू और शराब दानव तलवार के बराबर भयानक ताकत है। उस भयानक मार्शल भावना के साथ उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? यदि आप इस समय हार स्वीकार नहीं करते तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी सेना नष्ट हो जाए? फैंगमिंग, किशन व दाओ सभी ने ज़ोंग यू जुए को देखा और बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। दूसरी ओर अमरद्वीप के दल में फिर से चीखें गूंजने लगी। ऐसा नहीं था कि कोई मारा गया था, लेकिन लगभग हर बचे योद्धा के चेहरे पर खून से सना हुआ फैंगमिंग टैटू बना हुआ था। इसका मतलब कि वे फैंगमिंग किशान की निजी संपत्ति बन जाएंगे। ज़ोंग यू जिंगज्यू और अन्य लोगों ने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फैंगमिंग किशान का सामना करते हुए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आप क्या सोचते हैं? क्या आप आश्वस्त हैं? फैंगमिंग किशान ने अन्य बलों की ओर देखा। ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड राजकुमार किशान के प्रति वफादार रहने को तैयार है। दिव्य फीनिक्स अकादमी राजकुमार किशन के प्रति वफादार होने को तैयार है। झेम की गठबंधन राजकुमार किशान के प्रति वफादार रहने को तैयार है। पवित्र भूमि और किंगेक्सू अकादमी को छोड़कर जो पहले ही चले गए थे,
उपस्थित सभी बलों में से केवल 3 दलों ने फैंगमिन किशान के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। चांगले अमर द्वीप, कैनोपी अमर द्वीप और फायर फीनिक्स कबीला। हाँ, बुरा नहीं, बुरा नहीं। भाई किशन ने इन सभी वर्षों में व्यर्थ अभ्यास नहीं किया है। उनकी साधना इतनी भयंकर है जो वास्तव में हमें चौंका देती है और ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि हमारा चांगल अमर द्वीप है और कोई भी नहीं चाहता कि यह आत्मसमर्पण करे। फैंगमिन किशान का सामना करते हुए अधिकांश योद्धाओं ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, जिनमें पैट्रियार्क चांगले और झू त्यानलिन भी शामिल थे, जो थोड़ा कांप रहे थे। वे फैंगमिन किशान के प्रति वफादार होने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका कारण कि वे फैंगमिन किशान द्वारा एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं। मैं अपनी गरिमा भी नहीं खोना चाहता। हालांकि डैन फैंग इतनी शांति से मुस्कुराया मानो फैंगमिन किशान की भयानक साधना ने उसे बिल्कुल भी आश्चर्य या डर महसूस नहीं कराया। चाचा झू, चलो साथ चलते हैं। डैन फैंग ने झू त्यानलिन को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुरा दिया। जाओ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? फैंगमिन किशान ने डैन फैंग को देखा और भयानक आभा फिर से जारी की गई, लेकिन इस बार ये डैन फैंग पर लक्षित थी। हालांकि फैंगमिन किशान की आभा कितनी भी भयानक और शक्तिशाली क्यों न हो, डैन फैंग बस मंद मुस्कुराए, जैसे कि हर चीज का उनसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे नाराज करना आपके लिए अच्छा नहीं है, डैन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई किशान के साथ आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझ पर ज्यादा दबाव न डालें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुरंत उसने एक ताड़ का पेड़ बाहर निकाला जो कमजोर और कमजोर लग रहा था। हालांकि ताड़ के पेड़ की हवा शून्य में एक विशाल लहर में बदल गई, जिसने फैंगमिन किशान को कुचल दिया। दोनों के बीच मारपीट हुई। फैंगमिन किशान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि मैं फिलहाल ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल नहीं कर पाऊंगा। बेशक, मैं बहुत मजबूत हूँ, डैन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर चांगले इम्मोर्टल द्वीप और कैनोपी इम्मोर्टल द्वीप के लोगों के साथ चले गए। अब वे सहयोगी हैं। यनशान, आपकी पसंद क्या है? फैंगमिन किशान ने फैंगेनशान को देखा और पूछा। मैं तो बस फायर फीनिक्स कबीले द्वारा चुना गया युवराज हूँ। 2 पूर्वज ही हैं जिनके पास वास्तव में बड़ी बात है, उनसे पूछो। जब तक वे तुम्हारे अधीन रहने को तैयार हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फैंगयनशान शांत और स्थिर दिख रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। सम्राट, आप यहाँ कार्यभार संभालने के लिए आए हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि हम अग्नि फीनिक्स कबीले आपके गुलाम बन जाएंगे। काले और सफेद बुजुर्गों ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, ठीक है, चलो चलें। फायर फीनिक्स कबीले के लिए फैंगमिन किशान ने उन्हें निराशा की हद तक प्रताड़ित नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस आदमी को भी किसी बात की चिंता है। फिर उसने शेष लोगों को देखा और कहा, 5 अमर द्वीप का युग बीत चुका है। इस युग को लिंग शियाओ नहीं, बल्कि फैंगमिन किशान कहा जाता है। यह मेरा समय है, मेरा मंच है। महामहिम सम्राट अमर रहें। भीड़ में से किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महामहिम सम्राट अमर रहें। तभी और लोग चिल्लाने लगे। मूलतः दिव्य फीनिक्स साम्राज्य सम्राट के पद का निर्धारण करने के लिए चुनावों का उपयोग करता था, लेकिन इस बार फैंगमिन किशान ने अपनी भयानक ताकत पर भरोसा करते हुए ब्लैकवाटर फेरी आइलैंड, बेयान फेरी आइलैंड, किवुजोंग द्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के अनगिनत छोटे देशों पर विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि फैंगयनशान ने भी उसके सामने पूरी तरह से हार मान ली। लांगलिन की हत्या के बाद जो हुआ उसने लिंगजियो को बहुत उत्तेजित कर दिया। वह समझता है कि उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। आज वह फैंगमिन किशान और डैन फैंग के मुकाबले में नहीं है, इसलिए उसे खुद को निखारने के लिए और अधिक क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। आप क्या करने जा रहे हैं? चांद लड़की ने पूछा। ब्लैक क्रो एम्पायर में जाओ। इस कठिन समस्या को हल करते हुए तुम खुद को भी बेहतर बना सकते हो, लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊं? यूनू ने फिर पूछा। कोई जरूरत नहीं, मुझे डर है कि अगर बहन यूनू हमेशा मेरे साथ रहेगी तो मैं कभी बड़ा नहीं हो पाऊंगा, लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा ब्लैक क्रो एम्पायर की यह यात्रा एक गुप्त अभियान है। बहन यूनू, आप बहुत आकर्षक हैं। बेहतर होगा कि मैं अकेला ही जाऊं। नहीं, वैसे भी आप अकेले नहीं जा सकते। कम से कम आपको लेंग मेई को अपने साथ ले जाना होगा, यूनू ने कहा। ठीक है, चून की बहन यूनू ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगी।
लिंग जियो भी चाहता था कि कोई उसके साथ रहे ताकि कई चीजें अधिक सुविधाजनक हो जाएं। चून की निर्णय हो चुका था, इसलिए वह और लेंग मेई उस दिन चुपचाप निकल पड़े। ब्लैक क्रो साम्राज्य की राजधानी ब्लैक क्रो सिटी की सड़क पीली रेत से भरी थी और वातावरण अत्यंत कठोर था। लिंग जियो जब जियोमो जियान का पीछा कर रहा था तब वह इस रास्ते पर चला था, लेकिन फिर भी उसने सबसे खराब वातावरण में कदम नहीं रखा। भले ही उसके पास एक मजबूत आत्मिक शक्ति और ताइची आंखें थीं, लेकिन रेगिस्तान में भयानक काली रेत के तूफान ने उसे और लेंग मेई को बार बार अपना रास्ता खोने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि वहां एक नखलिस्तान है और वहां लोग हैं। भयानक काली रेत के तूफान से बचने के बाद लिंग जियो ने अपने अद्भुत अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए एक नखलिस्तान ढूंढा और वहां कई जीवित आकृतियां थीं। इन दिनों मूलतः कोई जीवित मनुष्य नहीं दिखता था, केवल रेगिस्तान में रहने वाले कुछ राक्षस ही दिखते थे। बेशक वे राक्षस उनके लिए कोई समस्या नहीं थे और अपनी साधना के साथ वे उनसे आसानी से निपट सकते थे। भयानक वातावरण के संयम के तहत लिंग जियो और लेंग मेई की साधना भी प्रकट हुई और धीरे धीरे सुधरने लगी। लिंग जियाओ ने यिन यांग के अर्धचरणीय क्षेत्र को तोड़ा और अंततः यिन यांग युवानली के 10% में महारत हासिल कर ली। लेंग मेई ने यिन यांग युवानली में 30% महारत हासिल की। यदि उनकी वर्तमान ताकत को पिछले ड्रैगन और फीनिक्स चयन पर रखा जाए तो यह शायद और भी अधिक आश्चर्यजनक होगा। यिन यांग युआन पावर एक बहुत ही खास चीज है। लिंग जियो महसूस कर सकता है कि यिन यांग युआन पावर के साथ किए गए मूव्स की शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। लिंग जियाओ और लेंग मेई को आते देख पहले से निश्चिंत बैठे लोगों ने तुरंत युद्ध स्वरूप गठन कर लिया और उन दोनों को सतर्कता से देखने लगे। कुल 6 लोग थे, 2 महिलाएं और 4 पुरुष। उसकी त्वचा एक विशिष्ट ब्लैक क्रो साम्राज्य योद्धा की तरह काली है। यहाँ तक कि महिलाएं भी ऐसी ही हैं। महिलाओं में 2 प्रकार की सुंदरता होती है, एक सुंदर फूलदान है, एक शक्तिशाली योद्धा है। ये स्पष्ट था कि उनके सामने खड़ी 2 काली चमड़ी वाली विदेशी सुंदरियों में युद्ध कौशल था जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। बेशक लिंग जियाओ और लेंग मेई को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, हम योद्धा हैं जो पढ़ाई करने के लिए ब्लैक क्रो सिटी गए थे। हम एक काले रेत के तूफान का सामना कर रहे थे और रास्ता भटक गए। घबराए नहीं, हम बस रास्ता पूछ रहे हैं। क्योंकि वह दूसरे पक्ष से नहीं डरता, इसलिए प्रश्न पूछते समय वह शांत और संयमित रह सकता है। लिंग जियो को आते देख ये 5 लोग लिंग जियो को देखने लगे। दूसरे पक्ष को लिंग जियो और लेंग मेई से शत्रुता महसूस नहीं हुई और उनकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई। उनमें से एक महिला खड़ी हो गई तथा शेष 5 लोग सतर्क रहे। आखिरकार ब्लैक डेजर्ट में आप किसी भी तरह के लोगों से मिल सकते हैं और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपकी जान भी जा सकती है। उन लोगों को स्पष्टतः ब्लैक डेजर्ट का जीवन पसंद था, इसलिए उनमें अनोखी सतर्कता भी थी। ब्लैक क्रो सिटी यहाँ से काफी दूर है। अगर आपको गाइड की जरूरत है तो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन यह मुफ्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं, ब्लैक डेजर्ट में शिकार करना हमारे लिए आसान नहीं है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जो कहा वह बहुत ही सावधानी से कहा गया था और वह उचित भी लग रहा था। आखिरकार आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मदद करें और यदि आप कुछ भी निकालने से इनकार करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आत्मा पत्थर ठीक है? लिंग जियाओ ने पूछा। वह जानता था कि धन को उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों का सामना करते हुए वह वास्तव में डर नहीं रहा था। बेशक, चलो हम तुम्हें काले रेगिस्तान से बाहर ले चलते हैं। गाइड और अंगरक्षकों की लागत कुल 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होगी। यदि आप सीधे ब्लैक क्रो सिटी जाना चाहते हैं तो लागत दोगुनी हो जाएगी। महिला ने कहा, एक सौदा करते हैं। लिंग जियाओ बहुत सीधा था। लिंग जियाओ को इतना सीधा सादा देखकर महिला ने राहत की सांस ली और कहा, मेरा नाम इलन है। मुझे उम्मीद है कि आप पहले 20% जमा राशि का भुगतान कर सकते हैं। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं। लिंग जियाओ के लिए 2000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कुछ भी नहीं थे। वह ऐसी किसी चीज की परवाह नहीं करेगा, ये तो छोड़िए कि दूसरे लोगों के अनुरोध भी बहुत उचित थे। 2000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने के बाद दोनों पक्ष प्रारंभिक सहयोग पर पहुंच गए। 5 लोगों ने भी अपने हथियार डाल दिए और उनके चेहरों पर मित्रता के भाव थे। ऐसा लगता है कि उन्हें ब्लैक डेजर्ट में अक्सर इससे पैसा कमाना चाहिए, जो एक अच्छा विकल्प भी है। सभी लोगों ने नखलिस्तान में थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रस्थान किया। एलन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने ये भी नहीं पूछा कि लिंग जियाओ और लेंग मेई कहाँ से हैं।
वैसे भी वे सिर्फ काम करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। दूसरे लोगों के पूर्वजों की 8 पीढ़ियों को खोदने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन रास्ते में एलन ने लिंगजियो को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। युद्ध में क्रो क्वीन और राजकुमार जिमो जियान की मृत्यु के बाद से साम्राज्य में अराजकता फैल गई है। सभी सेनाएं उठ खड़ी हुई हैं और सरदारों ने लड़ाई जारी रखी है। हम जिस जगह पर हैं वह ब्लैक डेजर्ट जनरल की है। जब आप उनसे मुठभेड़ करें तो सावधान रहें। लोग जितना हो सके उतना दूर रहें, अन्यथा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ब्लैक डेजर्ट जनरल लिंगजियो वास्तव में ब्लैक क्रो साम्राज्य से अपरिचित था। उसे नहीं पता था कि यह ब्लैक डेजर्ट जनरल कौन था या उसकी ताकत क्या थी। लेकिन एलन की शक्ल देखकर वह सचमुच उस व्यक्ति से डर गया था। ब्लैक डेजर्ट जनरल राहगीरों पर हमला करने की पहल तो नहीं करेगा, है न? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वैसे भी वह एक बार साम्राज्य का एक जनरल था। हे, एक आदमी ने व्यंग्य किया। ऐसा लगता था कि उसे लगता था कि लिंगजियाओ का सवाल भोलापन भरा था। एलन ने आह भरते हुए कहा, बड़ी संख्या में सैन्य आंकड़े प्राप्त करने के लिए जनरल ब्लैक डेजर्ट राहगीरों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि उसके अधिकार क्षेत्र के लोग भी लूटपाट का लक्ष्य बन गए हैं। वह बहुत क्रूर है। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से लेकर ब्लैक क्रो सिटी तक के योद्धाओं का एक बार सामना हुआ था। पुरुषों को शोरबा में पकाया जाता था और महिलाओं के साथ सैन्य वेश्याओं जैसा व्यवहार किया जाता था। वे डाकुओं से भी ज्यादा भयानक थे। ये बहुत बर्बर है। लिंगजियो ने कई क्रूर लोगों को देखा है, चाहे वे कितने भी खूनी हों, लेकिन लोगों को मारना और सूप बनाना अभी भी दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि यह काला रेगिस्तानी जनरल वास्तव में क्रूर और निर्दयी है। इससे निपटना होगा। लिंगजियाओ के विचार में ये काला रेगिस्तान जल्द या बाद में स्वर्गीय साम्राज्य का क्षेत्र बन जाएगा। यदि जनरल ब्लैक डेजर्ट जैसे व्यक्ति को अस्तित्व में रहने दिया जाता है तो यह संभवतः इस जगह को नरक में बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक डेजर्ट जनरल कहाँ रहता है? लिंगजियो ने अचानक पूछा। एलन ने आश्चर्य से लिंगजियो की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा, युवक, सिर्फ इसलिए हीरो की तरह व्यवहार मत करो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ताकत है। ऐसा करना बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। ब्लैक डेजर्ट जनरल अत्यंत शक्तिशाली है और इस पीढ़ी में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उसके अधीन 4 शक्तिशाली सेनापति भी हैं, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि उसके दर्जन भर बेटे भी मास्टर हैं। चाहे आप किसी से भी मिलें, आप अपने प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मैं उसकी तलाश में नहीं जाऊंगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उससे कैसे बचा जाए। लिंगजियाओ मुस्कुराया। हमारे पीछे आओ। अगर तुम भाग्यशाली हो तो इससे बचना आसान होगा। एलन ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन आसपास की स्थिति को ध्यान से देखा और सावधानी से आगे बढ़ गया। कोई व्यक्ति। लिंगजियो अचानक रुक गया और सतर्कता से आगे देखते हुए बोला। एलन और अन्य लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं देखा था। युवक, तुम बहुत डरपोक हो। जो कुछ भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो। उनमें से एक काले आदमी ने एक अजीब सा भाला पकड़ रखा था और वह आगे आगे चल रहा था, मानो रास्ता तलाश रहा हो। हालांकि इस समय रेत से अचानक दर्जनों आकृतियां उभरी और दर्जनों कटारें काले चमड़ी वाले आदमी को देखने लगी। चाहे वह आदमी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह इस अचानक हमले के सामने अपनी जान नहीं बचा सका और एक पल में मांस की चटनी में कट गया। लिंगजियाओ ने असहाय होकर आह भरी। उसने दूसरे पक्ष को याद दिलाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी बात नहीं सुनी। वह क्या कर सकता है? अरे, ये रेत के डाकू हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। एलन नेता लग रहा था। उसने अपने साथियों को मरते हुए देखा। हालांकि वह दुखी थी, उसने तुरंत खुद को युद्ध की स्थिति में झोंक दिया। हालांकि वे अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। घोड़े की टापों की और भी भयानक आवाजें आने लगी। उसके बाद काली रेत लुढ़कने लगी। एलन के शांत चेहरे पर बेहद डर का भाव दिखाई दे रहा था। लिंगजियाओ को कुछ समझ नहीं आया और उसने ऊपर देखा। काले युद्ध घोड़ों पर सवार नियमित सेना दूर से सरपट दौड़ती हुई आ रही थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बिना कुछ कहे दर्जनों रेत डाकुओं पर हमला कर दिया। इस समय उनकी शक्तिशाली युद्ध शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई और उन्होंने रेत के डाकुओं का एक क्षण में ही गला घोंट दिया। हालांकि लिंगजियो ने यह नहीं सोचा था कि ये लोग उनकी मदद करने के लिए यहाँ आए थे। इन लोगों की आंखों में लालच था। उन्मत्त हत्या के बाद उन्होंने लूटपाट की। रेत डाकुओं के कपड़े और सामान में से कोई भी पीछे नहीं छूटा और उन्हें लगा कि वे असली रेत डाकू हैं। अरे नहीं,
ये जनरल ब्लैक डेजर्ट के अधीन जनरल स्कॉर्पियन है। हम वास्तव में बदकिस्मत हैं। जिस चीज का हम सामना नहीं करना चाहते, हम बस उसका सामना कर लेते हैं। एलन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, मानो उसे इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि यह ऐसा होगा। वास्तव में उसके कुछ भी कहे बिना ही लिंग जियो ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जनरल ब्लैक डेजर्ट और उसके अधीनस्थों के अलावा कोई अन्य नियमित सेना नहीं थी जो यहाँ पर अनियंत्रित रूप से चल सकती थी। जनरल स्कॉर्पियन ने दर्जनों डाकुओं को मार डाला और उनकी संपत्ति लूट ली, फिर अपना ध्यान लिंग जियाओ और अन्य लोगों पर लगाया। अंततः उसकी नज़र एलन पर पड़ी और वह हंसते हुए बोला, मुझे क्या लगता है कि वह कौन है? पता चला कि वह गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप से है। बिच्छू सेनापति ने एलन को थोड़े लालच और थोड़े डर से देखा। ऐसा लगता है कि गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों का समूह जिससे एलन संबंधित है काफी मजबूत होना चाहिए, अन्यथा जनरल स्कॉर्पियन उनसे नहीं डरता। उन्होंने तो पहले ही सीधे तौर पर कार्रवाई कर दी होगी, फिर वे वहां खड़े होकर कैसे हंस सकते थे? जनरल स्कॉर्पियन, हम यहाँ सिर्फ ब्लैक डेजर्ट में शिकार करने आए हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो हम अपना सारा सामान दान कर देंगे। आखिरकार जनरल ब्लैक डेजर्ट हमारे ब्लैक डेजर्ट के संरक्षक हैं। उनके साथ हमारा गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप इतना समृद्ध हो सकता है। समृद्धि? बेशक, यह महज चापलूसी है। लिंग जियाओ एलन के दृष्टिकोण को समझ सकता है। जब आप अपने से ज्यादा ताकतवर किसी से मिलते हैं तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि पहले अपनी जान बचाएं, उसके बाद ही आप कुछ और कह सकते हैं। अन्यथा भले ही आपकी जान चली जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। हालांकि कभी कभी ये दृष्टिकोण न केवल दूसरे पक्ष को आपको जाने देने से रोकेगा, बल्कि वास्तव में दूसरे पक्ष को और अधिक अभिमानी और लालची बना सकता है। हे, ऐसा लगता है कि आप काफी आज्ञाकारी हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुझे न केवल संपत्ति चाहिए बल्कि लोग भी चाहिए। जनरल स्कॉर्पियन ने लेंग मेई और एलन की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, कार्रवाई करो। तीनों महिलाओं को जीवित पकड़ लो और शेष पुरुषों को मौके पर ही मार डालो। जाहिर है एलन के इस्तीफे से जनरल स्कॉर्पियन की सहानुभूति नहीं मिली, बल्कि इससे वह और अधिक लालची हो गया। लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यदि वह होता और उसके सामने ऐसी कोई बात आती तो उसके पास केवल एक ही विकल्प होता, और वह होता हत्या करना। भले ही ताकत दूसरे पक्ष जितनी अच्छी न हो, पहले नेता को पकड़ना चाहिए और फिर कठिनाइयों का सामना करने पर दूसरे पक्ष को पीछे हटने देना चाहिए। अन्यथा यदि आप एक पैर पीछे हटेंगे तो दूसरे भी एक पैर पीछे हट जाएंगे। इसे सीमा को आगे बढ़ाना कहा जाता है। इसके अलावा अब वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है, तो फिर वह इन लोगों से कैसे डर सकता है? पफ! लिंग जियाओ के हाथ से एक छाया शंकु निकला। लेंग मेई के अलावा किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। छाया शंकु छाया को भेदता हुआ जनरल स्कॉर्पियन के गले में सटीक रूप से घुस गया। जो जनरल अभी तक अहंकारी और दबंग था, वह लाश में बदल गया था। जिन सैनिकों ने मूल रूप से लिंग जियाओ और अन्य को घेरने की योजना बनाई थी, वे अचानक रुक गए जब उन्होंने देखा कि उनके जनरल को मार दिया गया है। मालिक, कोई तो गुरु होगा। इससे पहले कि वे संभल पाते, कई और लोग अचानक अस्पष्ट और दुखद तरीके से मर गए। काले रेगिस्तान पर किसी ने भी मगरमच्छ की भयावह आकृति पर ध्यान नहीं दिया। भाग जाओ। नियमित सेना के बारे में क्या? ब्लैक डेजर्ट जनरल जैसे बदमाश का पीछा करते हुए वह लंबे समय के बाद लगभग डाकू बन जाएगा। एक के बाद एक कई लोगों की अकारण मृत्यु हो जाने के बाद उनमें और अधिक समय तक वहां रहने का साहस नहीं बचा। एक एक करके उन्होंने अपने घोड़ों का सिर घुमा लिया और पागलों की तरह भाग गए। एलन ने लिंग जियाओ और लेंग मेई की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह केवल लिंग जियाओ से कह सकती थी, आप दोनों, जनरल स्कॉर्पियन मारा गया था और जनरल ब्लैक डेजर्ट इसे जाने नहीं देगा। हम पहले भाड़े के समूह में लौटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। मैंने आप दोनों को बचा लिया है। लिंग शी, कृपया पहले इसे वापस ले लो। कोई बात नहीं, हम पहले आपके साथ आपके गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप में जा सकते हैं। इस जंगल में अगर हम फिर से ब्लैक डेजर्ट जनरल के लोगों से भिड़ गए तो हम बिना दफन जगह के मर जाएंगे। लिंग जियाओ ने जल्दी से कहा। वह बहुत चिंतित दिख रहा था, एक छोटी भेड़ की तरह कमजोर जिसे छोड़ दिया गया हो। ऐसी स्थिति में चलो गति बढ़ा दें। एलन एक दयालु लड़की लग रही थी जो वास्तव में लिंग जियाओ और लेंग मेई को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। इसके अलावा उसने बस दूसरों के आध्यात्मिक पत्थरों को स्वीकार कर लिया।
अगर वह कुछ नहीं करती तो उसे उन आध्यात्मिक पत्थरों के लिए खेद होता। एलन, ब्लैक डेजर्ट जनरल कितना डरावना है। रास्ते में लिंगजियो पूछे बिना नहीं रह सका। उसे दुश्मन की ताकत का पता लगाना होगा। इस मामले में कार्रवाई करते समय आप अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए अधिक सावधानी बरत सकते हैं। ब्लैक डेजर्ट जनरल की ताकत यिन यांग क्षेत्र से आधा कदम और यिन यांग युवानली साधना स्तर का 30% है। जहां तक उसके अधीन 4 शक्तिशाली सेनापतियों का प्रश्न है, उनकी साधना का आधार यिन यांग क्षेत्र का आधा चरण और यिन यांग युवान बल का 1% है। बिच्छू जनरल को अभी अभी किसी अज्ञात चीज ने मार डाला। इस काले रेगिस्तान में कुछ अजीबोगरीब राक्षस हैं और मैं उन्हें अलग अलग नहीं बता सकता। ब्लैक डेजर्ट जनरल की सेना में सबसे कमजोर सभी स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हैं। उनकी शक्तिशाली ताकत उन्हें ब्लैक डेजर्ट में बेतहाशा दौड़ने की अनुमति देती है। एलन ने इस विषय पर बात करते समय अपने शरीर में कंपन महसूस किया। आपके गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिक समूह के बारे में क्या? मैंने अभी देखा कि जनरल स्कॉर्पियन आपसे थोड़ा डरता हुआ प्रतीत होता है, अन्यथा वह बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। लिंग जियाओ ने पूछा। ये बस थोड़ा सा डर है। जनरल स्कॉर्पियन की साधना का स्तर हमारे कैप्टन के समान ही है। बात बस इतनी है कि उसे एक बार हमारे कैप्टन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह बस एक छोटी सी हार थी। एलन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जब हम भाड़े के सैनिकों के समूह में वापस आ जाएंगे तो आप दोनों जा सकते हैं। गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों का समूह इस बार बर्बाद हो सकता है। क्यों? तुमने जनरल स्कॉर्पियन को नहीं मारा? लिंग जियाओ ने पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें मारते हैं या नहीं। ब्लैक डेजर्ट जनरल वास्तव में लंबे समय से हमारे गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप पर लालच कर रहा है और इसे अपने इस्तेमाल के लिए लेना चाहता है, लेकिन हमारा नेता अलग थलग है और सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जनरल ब्लैक डेजर्ट ने एक बार जनरल स्कॉर्पियन को हमें नष्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन हम हार गए। वह अपने गुस्से को दबाए हुए है और वह निश्चित रूप से इस अवसर का फायदा उठाकर हम पर हमला करेगा। एलन ने असहाय होकर आह भरी। आपके कप्तान के पास कोई तो होगा जिस पर वह भरोसा कर सके, अन्यथा ब्लैक डेजर्ट जनरल ने आपको बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता, है ना? लिंग जियाओ ने पूछा। एलन ने आश्चर्य से लिंग जियो की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर इतना होशियार होगा। हाँ, हमारे नेता के पास उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एक सुनहरा चील है। इसकी ताकत ब्लैक डेजर्ट जनरल के बराबर है, इसलिए वह इसे आसानी से करने की हिम्मत नहीं करता है। बस इतना है कि गोल्डन ईगल हाल ही में खराब स्थिति में है और हमेशा सुस्त दिखता है। ब्लैक डेजर्ट जनरल निश्चित रूप से हमला करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा। लिंग जियाओ ने अपना सिर नीचे किया और सोचा, मुझे डर है कि गोल्डन ईगल की खराब हालत का कारण ब्लैक डेजर्ट जनरल से संबंधित हो सकता है। इस गोल्डन ईगल भाड़े के समूह में जासूस हैं। वह मन ही मन ये सोच रहा था, लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही। सभी लोग आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद मैंने काली रेत और लोहे से बना एक रेत का महल देखा। यह आकार में बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी राजसी लग रहा था। रेत के महल के ऊपर एक गोल्डन ईगल झंडा लटका हुआ है, जो बहुत ही भव्य है। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। हम तुम्हें ब्लैक डेजर्ट जनरलों और गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों के बीच लड़ाई में शामिल नहीं होने दे सकते। एलन रुक गया और गंभीरता से बोला, हम क्यों जा रहे हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। एलन ने आह भरते हुए कहा, हर कोई मेरी तरह नहीं सोचता। मैंने तुम्हारा आत्मा पत्थर स्वीकार कर लिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस विवाद में पड़ो। लेकिन एक बार जब आप गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप में कदम रखेंगे तो यह अलग होगा। आप खतरे में पड़ सकते हैं। यद्यपि एलन ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वहां क्या खतरा था, लेकिन लिंग जियाओ इसे सुन सकता था। बेशक वह जानता है कि दुनिया में एलन जैसे दयालु लोग बहुत कम हैं, और उनमें से ज्यादातर चालाक और धोखेबाज लोग हैं जो केवल अपने हितों के लिए योजना बनाते हैं। हो सकता है गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप के लोग अपनी जान बचाने के लिए सचमुच उसे धोखा दे दें। लेकिन चूंकि वह ये बात जानता था, इसलिए वह वहां रहने के लिए और भी अधिक दृढ़ था। जैसा कि मैंने पहले कहा, ब्लैक डेजर्ट और संभवतः पूरा ब्लैक क्रो साम्राज्य भी जल्द या बाद में उसके कब्जे में आ जाएगा। चूंकि वहां पतंगे हैं, इसलिए सबसे पहले पतंगों से छुटकारा पाना सबसे अच्छा है। वास्तव में ब्लैक क्रो सिटी जाने के बाद जीनिंग ने पहले ही ज़ीली को ब्लैक डेजर्ट में सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया था। ज़ीली ब्लैक डेजर्ट में रहती हैं और स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र से बहुत परिचित हैं। उनके लिए टीम का नेतृत्व करना सबसे अच्छा होगा।
यदि लिंग जियो इस सड़क पर आने वाली परेशानियों को खत्म कर सकता है तो ज़ीली का ब्लैक डेजर्ट में मार्च तेज हो जाएगा। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य फिलहाल केवल गतिरोध की स्थिति में ही रह सकता है। आखिरकार फेंगमिन किशान एक दबंग राजा है, फिलहाल उसे खत्म करना यथार्थवादी नहीं है। हालांकि यदि ब्लैक क्रो साम्राज्य पर पहले आक्रमण किया जाता है तो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में दिव्य साम्राज्य की रणनीतिक गहराई होगी और इसका लाभ और भी अधिक होगा। लिंग जियाओ यह नहीं भूला था कि इस बार वह यहाँ क्या करने आया था। यदि यह गोल्डन ईगल भाड़े का समूह वास्तव में उसे धोखा देने की कोशिश करता है तो वह भविष्य में परेशानी से बचने के लिए इसे आसानी से संभालने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। एलन, क्या आप कोई विशिष्ट अतिथि लेकर आए हैं? जब एलन अभी समझाने के लिए कुछ शब्द कहने ही वाला था तभी रेत के महल से एक सिर बाहर निकला। वह आदमी सांवला था और 2 मीटर लंबा था। उसकी भयानक मांसपेशियां तनी हुई थीं और वह पूरी ताकत से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उपकप्तान, एलन ने बेबसी से आह भरी। अब भले ही लिंग जियो छोड़ना चाहे, उसके लिए आसानी से छोड़ना मुश्किल हो सकता है। उनके उपनेता को एबोनी वल्चर कहा जाता है। वह शक्तिशाली है और उसका स्वभाव भयावह है। वह ब्लैक डेजर्ट जनरल से कमतर नहीं है। ताकत नेता एबोनी गोल्डन ईगल के बराबर है और दोनों भाई हैं। गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों के समूह में उनका बहुत ऊंचा दर्जा है। वे 2 दोस्त हैं जिनसे मेरी मुलाकात ब्लैक डेजर्ट में हुई थी। वे ब्लैक क्रो सिटी में पढ़ने जा रहे थे लेकिन गलती से रास्ता भटक गए। एलन एक समय में केवल एक ही बात कह सकता था, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? प्रतिष्ठित अतिथियों को आने दीजिए। हमारा गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप एक मेहमाननवाज जगह है, आबनुस गिद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस मुस्कुराहट में थोड़ा असहज एहसास है। अन्य लोग इसे नोटिस नहीं कर सके, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। एलन के पीछे रेत के महल में जाते हुए भाड़े के सैनिकों के समूह के कई सदस्यों ने दोनों अजनबियों को उत्सुकता से देखा। दिखने में लिंग जियाओ और लेंग मेई इन लोगों से काफी अलग हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे एक दुर्लभ चीज माना जाता है। एलन, क्या तुम शिकार पर नहीं गए? तुमने शिकार क्यों नहीं देखा? आबनुस गिद ने एलन की ओर देखा, अचानक अपनी आंखें मूंद ली और पूछा, और जब तुम बाहर गए थे तो तुम 6 लोग थे। जब तुम वापस आए तो एक क्यों गायब था? क्या कुछ हुआ था? हमने जनरल स्कॉर्पियन से मुलाकात की। एलन ने आह भरते हुए कहा, हमारा एक योद्धा मारा गया। जनरल बिच्छू। ये नाम सुनकर जो लोग लिंग जियो और लेंग मेई को देख रहे थे उन्होंने अचानक सांस ली और एक के बाद एक एलन को देखने लगे। पूरे रेत महल में दहशत फैलने लगी और हर कोई घबरा गया। आप जनरल स्कॉर्पियन से मिले और आप वास्तव में जीवित वापस आ गए? आबनुस गिद ने ठंडे स्वर में पूछा। डिप्टी कमांडर क्यूई, ये कहना अजीब है कि जनरल स्कॉर्पियन पर किसी अज्ञात राक्षस ने हमला किया था और काले रेगिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह हम वापस आने के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। एलन को अभी भी समझ नहीं आया कि जनरल स्कॉर्पियन की मृत्यु कैसे हुई और जनरल स्कॉर्पियन का अनुसरण करने वालों पर किस प्रकार का हमला हुआ। मैंने केवल एक अजीब काली छाया देखी जो इस झील में मगरमच्छ की तरह दिख रही थी, लेकिन ये बड़ी और अधिक डरावनी थी। ये बकवास है। आओ, इस महिला और उन 2 अजनबियों को गिरफ्तार करो। उसने जनरल स्कॉर्पियन पर हमला करने की हिम्मत की है। इससे हमारा गोल्डन ईगल भाड़े का समूह संकट में पड़ गया है। आबनुस गिद ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया, अपना हाथ लहराया और भाड़े के सैनिकों के एक समूह ने एलन, लिंग जियाओ और लेंग मेई को घेर लिया। लेंग मेई कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। वह देखना चाहता था कि यह भाड़े का समूह किस प्रकार का शो गा रहा है। सब लोग इसे बंद करो। इस समय एक शांत, सक्षम और कुछ हद तक दबंग आवाज सुनाई दी। कप्तान। तभी सभी ने देखा कि गोल्डन ईगल भाड़े के समूह का नेता बाहर आया। आबनुस गोल्डन ईगल आबनुस गिद के समान दिखता है, लेकिन ये थोड़ा पतला दिखता है और खराब स्वास्थ्य में लगता है। मूल रूप से काला चेहरा थोड़ा पीला है, जो बहुत अजीब लगता है। मामले की स्पष्ट जांच होने से पहले तुम अपने ही लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? गिद, तुम तो और भी ज्यादा बेलगाम होते जा रहे हो। हालांकि वे भाई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों के बीच संबंध उम्मीद के मुताबिक अच्छे नहीं हैं। भाई, जरा सोच समझकर बोलो। पिछली बार जब हम जनरल स्कॉर्पियन को हराने में भाग्यशाली रहे थे, तब भी हमें बहुत नुकसान हुआ था। अब तुम्हारा गोल्डन ईगल बहुत बुरी हालत में है और मुश्किल से लड़ सकता है। अगर इस समय जनरल ब्लैक डेजर्ट ने बदला लेने के लिए गोल्डन ईगल पर हमला किया,
तो ईगल मर्सनरी ग्रुप, हम सभी को मरना होगा। आबनूस गिद ने ऊंची आवाज में कहा, मैं ये हमारे भाड़े के सैनिक समूह की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? एलन और इन 2 अजनबियों को सौंप दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि जनरल ब्लैक डेजर्ट हमें छोड़ देंगे? आबनूस रंग के सुनहरे चील ने घृणा से कहा, आपको शैतान का चरित्र भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना? तो फिर हम उन्हें जाने नहीं दे सकते, अन्यथा ब्लैक डेजर्ट जनरल जांच के लिए एक सेना खड़ी कर देगा और हमारे पास कोई स्पष्टीकरण भी नहीं होगा। जब आबनूस गिद बोला तो उसने लेंग मेई की ओर देखा। लेंग मेई की गोरी त्वचा, उदासीन चेहरा और सुंदर चेहरा काले रेगिस्तान में बेहद दुर्लभ है। जाहिर है उसके विचार कुछ और ही थे। आप दोनों कृपया कुछ और दिन रेत के महल में ही रहें। अगर ब्लैक डेजर्ट जनरल के आदमी जांच करने आएंगे तो उन्हें समझाने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आबनूस सुनहरा ईगल लिंग जियो और लेंग मेई को देखा और कहा, यह आदमी अभी भी शक्तिशाली है। वास्तव में उसने आबनूस गिद के सुझाव को मंजूरी दे दी, लेकिन उसके शब्द बहुत सुंदर थे। इससे लोगों में घृणा का भाव नहीं रह पाता। बेशक कोई समस्या नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा कि जनरल स्कॉर्पियन को एक रहस्यमय राक्षस ने मार डाला। लिंग जियाओ ने भी अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह एक ऐसे युवक की तरह अभिनय कर रहा था जो अभी अभी शहर से बाहर आया है और दुनिया में रहने लगा है। न केवल भोला बल्कि मूर्ख भी। मुझे नहीं पता कि यह बेवकूफ कहाँ से आया है। वास्तव में उसके पास एक बहुत ही सुंदर लड़की है। मैं पहले इसका आनंद लूंगा और फिर इसे जनरल ब्लैक डेजर्ट को दूंगा। लिंग जियो की बातें सुनकर आबनूस गिद मन ही मन खुश हो गया। उसे ऐसे ही बेवकूफ लोग पसंद हैं, क्योंकि मूर्खों को मूर्ख बनाना सबसे आसान है। गिद, मैं दोनों मेहमानों को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। याद रखना, उनकी उपेक्षा मत करना। बोलने के बाद आबनूस गोल्डन ईगल 2 बार खांसा, फिर अपना हाथ हिलाया। ये देखा जा सकता है कि जिस क्षण वह मुड़ा और चला गया, आबनूस गिद की आंखों में एक भयंकर ठंडी रोशनी चमक उठी। लिंग जियो को कुछ समझ में आया, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ अटकलें थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आबनूस गिद ने वास्तव में लिंग जियाओ और लेंग मेई के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। उसने लिंग जियाओ और लेंग मेई के लिए एक बहुत अच्छी जगह की व्यवस्था की। ये स्थान एलन के कमरे के बगल में है और वहाँ सेवा के लिए विशेष लोग मौजूद हैं। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो उन्हें बता दीजिए, लेकिन आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। लिंग जियो खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। ये स्पष्ट रूप से उसे और लेंग मेई को नजरबंद करने के लिए है। ऐसा लगता है कि आबनूस गिद वास्तव में उन्हें जनरल हेइमो को उपहार के रूप में देने का इरादा रखता है। लेकिन यह आदमी वाकई हास्यास्पद है। अगर वह जाना चाहता है तो उन चंद लोगों की तो बात ही छोड़िए जो उस पर नजर रख रहे हैं। चाहे वे रेत के महल में मौजूद सभी भाड़े के सैनिक ही क्यों न हो, वे उसे कैसे रोक सकते हैं? आधी रात को लिंग जियो के कमरे का दरवाजा चुपचाप खोला गया। एलन बाहर से आया और धीमी आवाज में बोला, तुम दोनों अब मत सो, जल्दी उठो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लिंग जियाओ और लेंग मेई पहले से ही सो नहीं रहे थे, इसलिए वे इस समय स्वाभाविक रूप से बहुत जागृत थे। अगर हम चले गए तो शायद आपको बलि का बकरा बनाया जाएगा, है ना? लिंग जियाओ ने आह भरी। आखिरकार मैं उनमें से ही एक हूँ। और तो और नेता को मुझमें दिलचस्पी है। वह मुझे आसानी से किसी दूसरे आदमी को नहीं देगा। चिंता मत करो, एलन ने मुस्कुराते हुए कहा। रेत के महल को छोड़ने के बाद आप पूर्व की ओर जा सकते हैं और ब्लैक क्रॉस सिटी तक पहुंच सकते हैं। हालांकि आगे की सड़क पर कई खतरे हैं, लेकिन ये ब्लैक डेजर्ट की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जब तक आप जनरल ब्लैक डेजर्ट से नहीं मिलते तब तक कोई समस्या नहीं होगी। लिंग जियो ने एलन की ओर देखा और कहा, हम आपकी की सराहना करते हैं, लेकिन मैं वास्तव में छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मेरा मानना है कि जब तक आप चीजों को स्पष्ट करते हैं, जनरल ब्लैक डेजर्ट को आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ओह, तुम मूर्ख हो, एलन ने उत्सुकता से अपने पैर पटके। उसी समय दूसरी ओर आबनूस गोल्डन ईगल के कमरे में गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता की छाती में एक तेज ब्लेड घुसा हुआ था और आबनूस गिद उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखों में उदासीनता थी। क्यों, तुम मेरे भाई हो? आबनूस गोल्डन ईगल ने कमजोरी से पूछा। तो क्या हुआ अगर वह तुम्हारा भाई है? तुम इतने मूर्ख हो कि तुम वास्तव में जनरल हेइमो के दुश्मन बनना चाहते हो। तुम वास्तव में अपने आप को बहुत अधिक आंक रहे हो। आबनूस गिद ने व्यंग्य किया। तुम्हारे भाई के रूप में मैं तुम्हें सम्मान के साथ दफनाऊंगा। इसे हमारे रक्त संबंध की निरंतरता के रूप में माना जा सकता है।
कल के बाद गोल्डन ईगल भाड़े का समूह जनरल हेइमो की सेना में शामिल हो जाएगा। मैं अपने भाइयों को खाने पीने के लिए ले जाऊंगा, परंतु तुम्हें मरना होगा। हम गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप के सभी लोगों को मैंने ही पाला है। वे मेरा बदला लेंगे और कभी भी इतनी आसानी से आपके सामने नहीं झुकेंगे। आबनूस गोल्डन ईगल सूंघा। भाई, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मुझे उन 2 अजनबियों को क्यों रखना है? क्योंकि वे भगवान द्वारा मेरे लिए भेजे गए बलि के बकरे हैं। आबनूस गिद्ध ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आज रात मैं नायक बन जाऊंगा और अपने हाथों से उन 2 हत्यारों को मार डालूंगा और फिर मैं सम्मानजनक तरीके से इस भाड़े के सैनिकों के समूह का स्वामी बन जाऊंगा। आबनूस गोल्डन ईगल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर एक हताश भाव दिखाई दिया। वह जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है और दूसरे पक्ष की योजना सही थी। अगर मैंने अपने प्रशिक्षण में कोई गलती नहीं की होती तो मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने देता। आबनूस सुनहरा ईगल गुस्से से दहाड़ा। हाँ भाई, तुम अब तक क्यों नहीं समझे? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वाकई अपनी ट्रेनिंग में गलती की है? और तुम्हारा गोल्डन ईगल इतना उदास क्यों है? आबनूस गिद्ध ने मजाक में हंसते हुए कहा, ये सब जनरल ब्लैकडेजर्ट द्वारा मुझे दिए गए ब्लैकडेथ बग के कारण है। ब्लैकडेथ बग ब्लैक डेजर्ट में अंधेरे और मौत की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। जब तक कि यह स्वर्गीय दानव या नरक महाद्वीप से कोई योद्धा न हो, कोई भी इस दुष्ट और भयानक सांस का सामना नहीं कर सकता। आप और आपका सुनहरा चील दोनों इस अंधेरी शक्ति से नष्ट हो गए हैं। इतना ही। आबनूस सुनहरा चील एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों से लगभग आग उगलने लगी। उसने खड़े होकर आबनूस गिद्ध पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि उसके शरीर में भयानक अंधेरी शक्ति ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। अपनी छाती पर काले खंजर के साथ वह केवल एक ही काम कर सकता था, वह था आबनूस गिद्ध का बेसब्री से इंतजार करना। खैर, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम जाकर मर सकते हो। कम से कम मैं, तुम्हारा भाई, तुम्हें भ्रम में मरने नहीं दिया। आबनूस गिद्ध ने उपहास किया। आबनूस सुनहरे चील की छाती पर खंजर पकड़ लिया और उसे भयंकर रूप से घुमाया। आबनूस गोल्डन ईगल भयानक पीड़ा में मर गया। इसे करें। उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा। बाहर लोग पहले से ही तैयार थे। फिर वे चिल्लाने लगे, हत्यारे को पकड़ो, हत्यारे को पकड़ो। लिंग जियो सोच रहा था कि एलन को कैसे समझाया जाए और वह इस मामले को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक दरवाजा खोल दिया गया। उनके साफ सुथरे कपड़े देखकर दरवाजे के बाहर खड़े लोग चिल्लाए, तुम सचमुच भागना चाहते हो? उन्हें पकड़ो और उनसे सख्ती से पूछताछ करो। आप क्या करना चाहते हैं? एलन लिंग जियो के सामने खड़ा हुआ और सवाल किया। आप क्या करना चाहते हैं? इन 2 लोगों ने नेता की हत्या कर दी। मिस एलन, बेहतर होगा कि आप रास्ते से हट जाएं, ताकि नेता का आपके प्रति इतना दयालु होना व्यर्थ न हो। दरवाजे पर खड़े योद्धा आत्मविश्वास से बोल रहे थे, मानो वे सचमुच न्याय की रक्षा करने आए हों। असंभव, मैं हर समय उनके साथ रहा हूं, उनके पास नेता को मारने का समय कैसे हो सकता है? आपने निश्चित रूप से कोई गलती की होगी। एलन ने अपना सिर हिलाया। तो मिस एलन, आप भी एक साथी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेता आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। आपने वास्तव में इन हत्यारों की मदद की और उसे गिरफ्तार किया। दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। एलन, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों का ये समूह स्पष्ट रूप से तैयार होकर आया था। मैंने आपके नेता को दिन में देखा था और वह स्पष्ट रूप से किसी तरह की अंधेरी शक्ति से ग्रसित था। मुझे लगता है कि उसका गोल्डन ईगल भी वैसा ही है। आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में जासूस हैं, और एक से ज्यादा। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन आबनूस गिद्ध को इन जासूसों का नेता होना चाहिए। एलन फिर से बहस करना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। वे भाई हैं। एलन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस दुनिया में बहुत से लोग बुरे हैं, भाई तो क्या, यहाँ तक कि अपने जैविक माता पिता को भी मारने का दुस्साहस करते हैं। लिंग जियाओ ने आह भरी। ऐसा लगता है कि वह आज रात गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों के समूह में नहीं रह सकता। हालांकि वह आबनूस गिद्ध से नहीं डरता, फिर भी उसके पास अपनी योजनाएं हैं और वह इतनी जल्दी दूसरे पक्ष के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। तुमने न केवल नेता की हत्या की, बल्कि तुमने उपनेता को बदनाम करने का भी साहस किया। चलो। 4 या 5 योद्धा दरवाजे से बाहर निकले और लिंग जियाओ, लिंग मेई और एलन की ओर दौड़े। लिंग जियाओ ने कोई हरकत नहीं की, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। लिंग मेई ने अचानक एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा जारी किया, जिससे योद्धा जो मूल रूप से भागे थे वहीं रुक गए। बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम उन सबको मार डालोगे।
लेंग मेई के मुंह से ठंडी आवाज निकली। लंबे समय तक लिंगजियो के साथ रहने के बाद ये दबंग हत्या का इरादा धीरे धीरे तेज हो गया है। तुम किस बात से डर रहे हो? चलो। कमरे के बाहर खड़ा योद्धा दहाड़ता रहा। लेंग मेई ने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। वह योद्धाओं के आगे से निकल गई और जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था उसे मार डाला। तुम शराबियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की? अपनी क्षमताओं को अधिक मत आंकिए। एलन ने ये सब देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। आओ, हमारे साथ आओ और इस जगह से, इस गंदी जगह से बाहर निकल जाओ। लिंगजियो ने एलन की ओर देखा और वह वास्तव में ऐसे कमल के फूल को, जो कीचड़ से बेदाग था, यहाँ रहने और पीड़ित होने नहीं दे सकता था। तुम जाओ, मेरे यहाँ अभी भी रिश्तेदार हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता। ये देखकर कि तुम्हारी ताकत इतनी मजबूत है, मुझे राहत महसूस होती है। एलन मुस्कुराया। वह ठीक है। लिंगजियो ने सिर हिलाया और फिर लेंग मेई के साथ उड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। जहां तक एलन का प्रश्न है, इस लड़की को अपने साथियों द्वारा फंसाए जाने और सताए जाने का अनुभव करने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यथा वह कभी भी जाग नहीं पाएगी। ठीक उस समय के झाओसी की तरह। एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा दयालु होना भोलापन और मूर्खता की ओर ले जा सकता है। कभी कभी इस तरह की का दूसरे लोग फायदा भी उठा सकते हैं। वैसे भी वे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। एलन को अभी भी बचाया जाना है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। उन दोनों के जाने के कुछ समय बाद ही एलन को एबोनी वल्चर को देखने के लिए अपहरण कर लिया गया। तुम हारे हुए लोगों का झुंड हो, तुम दो नौजवानों को भी नीची नजर से नहीं देख सकते। तुम्हारा क्या उपयोग है? क्या तुम सिर्फ खाना ही जानते हो? आबनूस गिद्ध लिंगजियो और लेंग मेई के भागने पर बहुत क्रोधित था। फिर उसने एलन को घूरते हुए कहा, सौभाग्य से ये कुतिया बच नहीं पाई, अन्यथा मैं वास्तव में जनरल ब्लैक डेजर्ट को यह नहीं समझा पाता। इस कुतिया पर नजर रखो और उसके बेवकूफ भाई पर भी। आबनूस गिद्ध समझ गया कि एलन ने लिंगजियो के साथ भागने का विकल्प क्यों नहीं चुना। इसका कारण संभवतः उस मूर्ख भाई से संबंधित था। वह हमेशा इस बात से बहुत दुखी रहता है। उसके सबसे बड़े भाई ने वास्तव में ऐसे ही एक हारे हुए व्यक्ति को पाला था और समूह में मुफ्त में रहता था। यदि वह ये न सोचता कि वह मूर्ख अब भी उपयोगी है, तो उसने इस समस्या को बहुत पहले ही सुलझा लिया होता। लेकिन आबनूस गिद्ध ने कभी यह नहीं सोचा था कि हालांकि मूर्ख ने समूह में ज्यादा योगदान नहीं दिया था, एलन ने समूह में किसी भी योद्धा से ज्यादा योगदान दिया था। एक लड़की ने गोल्डन ईगल मर्केनरी ग्रुप को जो लाभ पहुंचाया वह उसके उपनेता से भी अधिक था। वैसे भी स्वार्थी लोग कभी दूसरों में अच्छाई नहीं देखते, वे केवल अंधकार ही देख पाते हैं। लिंग जियाओ और लेंग मेई बहुत दूर नहीं गए। वे वास्तव में रेत के महल के पास थे। ये देखकर कि एलन ठीक है, उन्होंने बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। ब्लैक डेजर्ट की रात अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक अंधेरी लगती है। अंधकार और मृत्यु की भयावह आभा लगातार जमीन से निकल रही है। यदि कोई और होता तो मुझे डर है कि इस समय वह बेचैन होता और शायद गंभीर रूप से घायल भी हो जाता। लेकिन लिंग जियाओ और लेंग मेई दोनों विशेष हैं। लिंग जियाओ छाया के रहस्य का अभ्यास करता है, अंधेरे की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसके शरीर में प्राचीन राक्षसों की लड़ाकू भावना है। लेंग मेई के पास एक विशेष भूत आत्मा है। न केवल वह मृत्यु और अंधेरे की आभा को नापसंद करती है, बल्कि वह वास्तव में इसे पसंद करती है। दोनों लोग एक दूसरे पर पैर रखकर बैठे थे और अंधकार और मृत्यु की सांसों को अपने शरीर पर हावी होने दे रहे थे। वे ताकतें बहुत घमंडी थीं और उन्होंने दोनों मानव शरीरों को व्यापक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि अगले ही पल पता चला कि वे दो मानव शरीर वास्तव में दो जाल थे। एक बार अंदर जाने पर अंधकार और मृत्यु की शक्ति फंस गई प्रतीत हुई तथा शीघ्रता से निगल ली गई और विलीन हो गई। ठीक 1 घंटे बाद लिंगजियो ने अप्रत्याशित रूप से पाया कि उसकी साधना का स्तर फिर से टूट गया था। इस सफलता से वह बहुत खुश हुआ। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। लेंग मेई की खेती का स्तर अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन ये टूटने की कगार पर है और उसकी लड़ाकू भावना स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत हो गई थी। भूत आत्मा, जो पहले फटे पुराने कपड़ों में थी, अब युद्ध कवच पहने हुए थी और पहले से कहीं अधिक भव्य दिख रही थी। गुरुजी, इस काले रेगिस्तान में कुछ अजीब है। क्या जमीन के नीचे कुछ है? ये हमारी साधना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेंग मेई ने अपनी आंखें खोली और उत्साह से पूछा। यदि उसे इस स्थान के लाभों का पहले ही पता चल जाता, तो उसका मानना था कि उसके लिए यिनयान क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं होगा।
ये सिर्फ ब्लैक डेजर्ट की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप ब्लैक क्रो सिटी के जितने करीब पहुंचेंगे, ये शक्ति उतनी ही भयावह होगी। इसलिए मुझे संदेह है कि इस अंधेरी शक्ति का स्रोत ब्लैक क्रो सिटी के पास ही होना चाहिए। लिंग जियाओ ने विश्लेषण किया। मास्टर की दृष्टि मेरी तुलना से परे है। मुझे लगा कि वह काले रेगिस्तान के नीचे है। लिंग मेई ने कहा, शायद इस बार ब्लैक क्रो सिटी जाने से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। लिंग जियो खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। हालांकि जब उसने फैंग मिन किशन के भयानक साधना स्तर के बारे में सोचा तो उसकी खुशी अचानक गायब हो गई। हमें निरंतर विकास करना होगा और हम सुरक्षा के लिए केवल सिस्ट यूएनओ पर निर्भर नहीं रह सकते। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने ये भी पाया कि अब ये दिव्य फीनिक्स महाद्वीप था, इसलिए यूनो और वाइन दानव तलवार अभी भी उनकी रक्षा कर सकते थे। हालांकि एक बार जब आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप में जाते हैं तो हर जगह डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा होंगे और कई यिन और यान क्षेत्र विशेषज्ञ भी होंगे। यूनो और शराब दानव तलवार के लिए उसकी रक्षा करना लगभग असंभव है। उसकी अपनी ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जारी रखें। लिंग जियो ने लिंग मेई की ओर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन मास्टर, मेरा एक सवाल है। क्या आप एलन को ले जाने की योजना बना रहे हैं? लिंग मेई ने झिझकते हुए कहा। वह एक दयालु लड़की थी। यह अफसोस की बात है कि वह इस काले रेगिस्तान में बर्बाद हो गई। इसके अलावा वह इस क्षेत्र से बहुत परिचित है। अगर उसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो चीनी साम्राज्य के लिए काले रेगिस्तान को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मास्टर के विचार वास्तव में लिंग मेई के समान ही हैं। लिंग मेई मुस्कुराए। वह लोगों को उनकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से व्यवहारिकता के लिए देखती थी। एलन लिंग जियो के लिए एक उपयोगी व्यक्ति है, यह उसका निर्णय है। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते और अभ्यास के लिए समय निकालते हैं। लिंग जियो ने धीरे से लिंग मेई के सिर को सहलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और काले रेगिस्तान के नीचे से आती अंधेरी शक्ति को महसूस करना जारी रखा। सूरज उग रहा है और काला रेगिस्तान अभी इतना गर्म नहीं हुआ है। रेगिस्तान में दो आदमी और घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। हर तरफ धुआं और धूल उड़ रही थी और हत्या की नियत से भरे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से किसी से हिसाब चुकता करने जा रहे थे। रेत के महल में आबनूस की एक आराम कुर्सी पर बैठा हर्बल चाय पी रहा था और अंगूरों का स्वाद ले रहा था। उसके सामने वाले टावर पर दो लोग लटके हुए थे। एक एलन है और दूसरा एलन का छोटा भाई है। इस समय एलन का चेहरा पीला पड़ गया था और वह स्पष्ट रूप से लंबे समय से लटका हुआ था। उसने हताश होकर अपने बगल में बैठे अपने भाई की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। वह सचमुच चाहती थी कि अगर वह ऐसा कर पाती तो अपने भाई के लिए सारा दर्द सह पाती। आबनूस गिद, इस मामले का मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है, उसे एक साथ क्यों सजा दी जाए? एलन गुस्से से चिल्लाया, यह एक मजाक है। अब मैं नेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि यह प्रासंगिक है तो यह प्रासंगिक है। तुम लोग मेरे सबसे बड़े भाई को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाओ। ये खून का कर्ज मूल रूप से खून से चुकाया जाने वाला था, लेकिन सेंट कैसल में भाइयों की खातिर मैं अभी भी तुम्हें जनरल ब्लैक डेजर्ट को उपहार के रूप में देने की योजना बना रहा हूँ। आबनूस गिद ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो। तुम एक मूर्ख के साथ रहने को तैयार हो। उन दो अजनबियों की तरह भाग जाना ही बेहतर होगा। मैं नहीं जा सकता, एलन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे अच्छी तरह याद है कि उसके माता पिता ने मरते समय उसे उसका भाई दिया था और उससे कहा था कि वह उसकी अच्छी तरह देखभाल करे। वह अपना वादा कैसे तोड़ सकती थी? इसके अलावा उसकी और उसके भाई की रक्षा के लिए उसके माता पिता की हत्या कर दी गई। अगर वह अपने माता पिता की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती तो वह कैसी बहन है? गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप में बहुत निराशाजनक माहौल है। हर कोई आबनूस गिद में विश्वास नहीं करता। लगभग आधे लोगों ने सच का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अब एबोनी वल्चर सत्ता और न्याय को नियंत्रित करता है। यदि वे इस समय खड़े होते हैं तो निस्संदेह यह आत्महत्या होगी। यदि आप विद्रोह करना चाहते हैं तो आपको अवसर की आवश्यकता है। बेशक कुछ लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप किसके साथ हैं? एलन को नहीं पता कि उसने क्या गलत किया और अब उसका दिल दुख रहा है। यही प्रभाव लिंग जियाओ भी चाहता है। वह एलन को यह बताना चाहता है कि अंधी निरर्थक है और कभी कभी यह व्यक्ति को संकट में डाल देती है। वास्तव में एलन की ताकत आबनूस गिद से कम नहीं है।
यदि वह अपने हाथ ऊपर उठाने को तैयार हो जाए तो गोल्डन ईगल ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन भोले एलन ने ऐसा नहीं किया, जो उसके वर्तमान संकट का कारण भी है। एलन को स्वयं ही जागना होगा और अन्य लोग उसकी मदद नहीं कर सकते। अपने भाई को देखकर उसे संदेह होने लगा है कि उसने जो कुछ किया है वह सही है या गलत। दूर दूर तक आसमान में पीली रेत फैली हुई थी और एक टीम बहुत तेज गति से आ रही थी। यहाँ हम आए, आबनूस गिद्ध ने उत्साह से दूर तक देखा, सीधे रेत के महल से छलांग लगाए और फिर रेत के महल के द्वार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीछे खड़े लोग भी घुटनों के बल बैठ गए। ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे काम तो नहीं करते लेकिन दूसरों का कुत्ता बनकर रह जाते हैं, जिसे समझना कठिन है। आपका स्वागत है जनरल ब्लैक डेजर्ट, जनरल लिजर्ड, जनरल पॉइजन मियाज़मा, जनरल सैंडस्टॉर्म। आबनूस गिद्ध ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, बल्कि केवल जोर से चिल्लाया। तभी उसके पीछे खड़े कई लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये दृश्य वाकई शर्मनाक था। गोल्डन ईगल मर्केनरी ग्रुप के कई लोगों को ये बात समझ से परे लगी। गोल्डन ईगल मर्सेनरी ग्रुप, जो जाहिर तौर पर जनरल हेइमो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, को वास्तव में दूसरी तरफ घुटने टेकने पड़े। ये वास्तव में अवाक था। नेता ने काला कवच पहना हुआ था, जिससे उसकी केवल 2 आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसने उदासीनता से अपने सामने बने रेत के महल की ओर देखा और फिर आबनूस गिद्ध की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे सबसे बड़े भाई ने इसे हल कर लिया? क्या? एबोनी वल्चर को झटका लगा। उसने 2 जनबियों और एलन पर गंदा पानी फेंकने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जनरल हेइमो ने एक ही वाक्य से उनकी पोल खोल दी। उसे क्या जवाब देना चाहिए? हल हो गया, हल हो गया, आबनूस गिद्ध ने कठोर चेहरे से उत्तर दिया। हा, शाबाश, तुमने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। इस जनरल को तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। हा, ये जनरल हेइमो वाकई चालाक है। उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि एबोनी वल्चर गोल्डन ईगल ग्रुप पर से अपना नियंत्रण खो दे। अन्यथा क्या इन लोगों को वश में करना उसके लिए बहुत कष्टकारी नहीं होगा? क्या होगा अगर यह आबनूस गिद्ध उसे धोखा दे? अब कोई समस्या नहीं है। गोल्डन ईगल ग्रुप के ज्यादातर लोग इस आदमी से नफरत करेंगे जिसने अपने ही भाई को मार डाला। आबनूस गिद्ध का चेहरा सुन्न हो गया था, जैसे वह सोच रहा हो कि उसने बढ़िया शराब का एक घूंट पी लिया था, लेकिन जब वह उसके मुंह में गई तो पता चला कि वह घोड़े का मूत्र था। वह भावना बहुत निराशाजनक थी। क्या कोई असंतुष्ट है? जनरल हेइमो ने रेत के महल को उदासीनता से देखा। उसे एबोनी गोल्डन ईगल के बिना गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों के समूह की कोई परवाह नहीं थी। उसने विद्रोह करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालने का साहस किया। बकवास! आबनूस गिद्ध, तुम बेशर्म आदमी हो। ये पता चला कि तुमने वास्तव में नेता को मार डाला। जब अतिथि ने मुझे बताया तब भी मुझे भ्रम था और मुझे लगा कि उसका अनुमान गलत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब सच होगा। इस समय एलन पूरी तरह से काला पड़ चुका था। गोल्डन ईगल मर्सेनरी ग्रुप के नेता को उसमें रुचि थी और उन्होंने उसकी अच्छी देखभाल की और वह भी बहुत प्रभावित हुई। यद्यपि वह ये नहीं कह सकती थी कि वह उसे पसंद करती है, परंतु वह हमेशा उस नेता को एक परोपकारी व्यक्ति मानती थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपकारकर्ता की इतनी दुखद मृत्यु हो जाएगी और उसे उसके अपने भाई ने ही मार डाला। वह बहुत उत्साहित हुई और उसका व्यक्तित्व बदलने लगा। आबनूस गोल्डन ईगल को न तो जीना आता है और न ही मरना, और वह जनरल हेइमो का दुश्मन होगा। मैंने उसे हमारे भाड़े के सैनिकों के समूह में सभी के लिए ही मार डाला। आबनूस गिद्ध ने ठंडी सांस ली। ठीक कहा, उस आदमी का शव कहाँ है? जनरल हेइमो ने पूछा। जनरल, इसे दफना दिया गया है, आबनूस गिद्ध ने उत्तर दिया। इस आदमी को डर था कि दूसरे लोग शव से कोई सुराग देख लेंगे, इसलिए उसने सीधे उस व्यक्ति को दफना दिया। अफसोस की बात है कि यह नेक इरादा बेकार है। इसे खोदो और लाश को कोड़े से मारो। जनरल हेइमो ने एबोनी वल्चर को देखा और ठंडे स्वर में कहा। हालांकि आबनूस गिद्ध काफी बेशर्म और क्रूर था, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह थोड़ा हैरान रह गया। बेशक उसके मन में एबोनी गोल्डन ईगल के लिए कोई भावना नहीं थी। उसे बस यही लगा कि अगर उसने अपने भाई के साथ गोल्डन ईगल मर्सेनरी ग्रुप के लोगों के सामने ऐसा व्यवहार किया तो उसे निश्चित रूप से दुश्मन माना जाएगा। क्या भविष्य में उसे मार नहीं दिया जाएगा? नहीं चाहते। जनरल हेइमो ने आबनूस गिद्ध को देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हाँ, आबनूस गिद्ध का पूरा शरीर कांप उठा और वास्तव में सहमत हो गया। हाँ, एक आज्ञाकारी कुत्ता ऐसा दिखता है। मुझे ये और भी पसंद है।
जनरल हेइमो जोर से हंसे। गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप के अपमान ने बदला लेने की उनकी प्रबल इच्छा को संतुष्ट कर दिया। आखिरकार एबोनी गोल्डन ईगल ने अपने आदमियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज सचमुच आंखें खोलने वाला दिन है। मैंने सचमुच एक बेशर्म व्यक्ति को देखा। उसने न केवल अपने भाई को मार डाला बल्कि उसकी लाश को भी कोड़ों से पीटा। और गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप के लोग, इतने सारे पुरुष, एक महिला की तरह मजबूत नहीं हैं। इसी समय दूर से एक ठंडी आवाज आई। व्यक्ति ने इसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आवाज पहले से ही बहुत स्पष्ट है। इस आवाज को सुनकर एक पल के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए और फिर उस दिशा में देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। कुछ दूरी पर दो आकृतियां एक साथ आती दिखाई दी। ये लिंग जियाओ और लेंग मेई थे। वक्ता स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ था। लिंग जियो को वास्तव में जाल में फंसता देख एबोनी वल्च ने जनरल हेइमो को उत्साह से देखा और कहा, जनरल, ये दो बाहरी लोग थे जिन्होंने जनरल स्कॉर्पियन को मार डाला। बेवकूफ, तुम दोनों वापस क्यों आए? यद्यपि एलन बुरा बन गया, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर सकती थी। वह पहले से भी अधिक दृढ़ हो गई। हालांकि उसकी आवाज शिकायतों और उलझन से भरी थी, लेकिन सच कहूं तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह उसकी मदद करने को तैयार नहीं थी, लेकिन दो अजनबी उसके लिए फिर से बाग की मांद में कदम रखने को तैयार थे। वह उत्साहित क्यों न हो? हम बस टहलने के लिए बाहर गए थे और हमने यह नहीं कहा कि हम जा रहे हैं। लिंग जियाओ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इतना अच्छा शो देखने की उम्मीद नहीं थी। जनरल हेइमो ने लिंग जियाओ और लेंग मेई की ओर देखा और वह अपना मन नहीं बना सके। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों युवक बहुत शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे जनरल स्कॉर्पियन को मारने में सक्षम थे, इसलिए वे संभवतः काफी शक्तिशाली थे। जनरल ब्लैक डेजर्ट लिंग जियो की गहराई का पता नहीं लगा सका, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी को तोप का चारा ढूंढना चाहता था। उसने अचानक आबनूस गिद्ध की ओर देखा और कहा, हम लाश को कोड़े मारने के बारे में बाद में बात करेंगे। जाओ और पहले उस आदमी को मार डालो। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपने बगल में एक स्वादिष्ट और मसालेदार कुत्ता बनने दे सकता हूँ। जैसा आपका आदेश हो। एबोनी वल्च को स्पष्ट रूप से लाशों को कोड़े मारने की अपेक्षा यह अधिक पसंद है। आखिरकार उनकी नज़र में कहीं से भी अचानक सामने आए दो युवकों से निपटना आसान होना चाहिए। वह खड़ा हुआ और लिंग जियो को ठंडी नजरों से देखने लगा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बच्चे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम अभी अभी चले गए। तुम वापस क्यों आना चाहते हो? आबनूस रंग का गिद्ध हंसकर आगे की ओर कूद पड़ा। उसके हाथ चील के पंजों की तरह तीखे और डरावने थे। आप हवा को चीरती हुई किसी चीज की आवाज भी सुन सकते हैं। बुरा नहीं है। यह आबनूस गिद्ध तुम तीनों की तुलना में बुरा नहीं है। जनरल ब्लैक डेजर्ट मुस्कुराए, अभी भी इस नए कुत्ते से कुछ हद तक संतुष्ट थे। ब्लैक डेजर्ट जनरल की बातें सुनकर एबोनी वल्च और भी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि ब्लैक डेजर्ट जनरल द्वारा वफादार कुत्ते के रूप में माना जाना बहुत सम्मान की बात है। एक पल में आबनूस गिद्ध लिंग जियो के सामने था। बहुत तेज। साधारण योद्धाओं के लिए इस दूरी से बचना बिल्कुल असंभव है। यह आदमी जानता है कि उन युवाओं को कैसे धमकाया जाता है। यह अफसोस की बात है कि इन दो लोगों का स्कॉर्पियन की मौत से कोई लेना देना नहीं है ना? जनरल लिजर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, इस उम्र में तीसरी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच पाना अच्छा होगा। जनरल स्कॉर्पियन की छोटी उंगली जितनी भी अच्छी नहीं है ना? बहुत से लोग इससे सहमत हैं। ब्लैक डेजर्ट जनरल कोर और गोल्डन ईगल मर्सिनरी ग्रुप में हर किसी ने इसे इसी तरह देखा। एलन के चेहरे पर उदासी थी। वह अपने भाई को नहीं बचा सका और उसने निर्दोष लोगों को मार डाला, जिससे उसे ग्लानि महसूस हुई। यह एबोनी वल्च है। गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों के समूह में नेता एबोनी गोल्डन ईगल को छोड़कर ये सबसे ताकतवर है। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ को सावधानी बरतने का कोई इरादा नहीं था। ये बहुत ज्यादा आत्मधार्मिक था। अगर उसे चोट लग गई तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। जनरल ब्लैक डेजर्ट की ओर से कई लोगों ने गर्व भरी मुस्कान दिखाई। ऐसा लगता है कि यह अजनबी मूर्ख है। टकराना। आबनूस गिद्ध के तीखे पंजों ने लिंग जियो को जोरदार चोट पहुंचाई। हालांकि इस समय सभी की आंखें अचानक जम गईं। ताने और उपहास भी अचानक बंद हो गए। यद्यपि लिंग जियो को चोट लगी थी, लेकिन वह वास्तव में सुरक्षित था। इतना ही नहीं, उसके कपड़ों का किनारा भी बिल्कुल नहीं फड़फड़ाया। क्या इसे ही आप ताकत कहते हैं? लिंग जियो ने आबनूस गिद्ध को उपहासपूर्वक देखा और ठंडी मुस्कान दी। आप केवल ये जानते हैं कि ब्लैक डेजर्ट जनरल मजबूत है,
लेकिन आप यह नहीं जानते कि मजबूत के बीच एक और अधिक शक्तिशाली है। क्या आप कुएं में मेढक बनने के आदी हैं? नहीं, यह असंभव है। आबनू उसकी पागलों की तरह चिल्लाया और उसके चेहरे का भाव अत्यंत विकृत हो गया। वह उन्मत्त तरीके से लगातार हमला करता रहता है। लिंग जियाओ ने फिर भी प्रतिरोध नहीं किया, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। बस इस आदमी को इतनी उदासीनता से देखा। क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? वह अपने आप को रोक नहीं सका और जम्हाई लेकर मजाक करते हुए मुस्कुराने लगा। इस समय न केवल उसकी बल्कि ब्लैक डेजर जनरल की आंखें भी गंभीर हो गईं। वह आबनू उस गिद्ध की ताकत जानता था। उसके अधीन 4 शक्तिशाली सेनापतियों की तुलना में ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अब वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर पागलों की तरह हमला कर रहा है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के कपड़े भी नहीं फाड़ सकता। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बच्चे के शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा ढेर था जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य था। यही शरीर की सुरक्षा की शक्ति है। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के सभी योद्धाओं में ये शक्ति होती है, लेकिन क्या शरीर की रक्षा करने वाली तात्विक शक्ति इतनी शक्तिशाली है? इस बच्चे का साधना स्तर कैसा है? क्या तुमने काफी पीट लिया है? अगर तुमने काफी पीट लिया है तो मरने का समय आ गया है। लिंग जियो की ठंडी आवाज फिर से निकली। हालांकि मुझे आपके मृत भाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग ही हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अगर मैं आपको नहीं भी मारूं तो भी मुझे बुरा लगेगा। ये कहने के बाद लिंग जियाओ ने कोई कदम नहीं उठाया। अचानक शरीर की सतह पर प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ और फिर प्रचंड उच्च तापमान तुरंत आबनू उस गिद्ध के पूरे शरीर में फैल गया। अफसोस की बात है कि एबोनी वल्चर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो येनयान क्षेत्र में आधा कदम आगे था और जिसके पास एक मजबूत येनयान युआन शक्ति थी, लेकिन वह लिंग जियो के हाथों ऐसे ही मर गया। कोई हड्डी नहीं बची, एक बाल भी नहीं मिलता। आबनू उस गिद्ध वास्तव में ऐसे ही मर गया। क्या उसने सचमुच जनरल बिच्छू को मार डाला? जनरल ब्लैक डेजर्ट ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। शुरू में उसने आबनू उस गिद्ध की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि आबनू उस गिद्ध बस यूं ही लोगों को काटता है। लेकिन ये दृश्य देखकर उसे विश्वास करना पड़ा। यदि ये युवक बिना कोई कार्रवाई किए एबोनी वल्चर को मार सकता है, तो वह निश्चित रूप से जनरल स्कॉर्पियन को आसानी से मार सकता है। ओह, एक बदमाश से छुटकारा पाने के बाद मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लिंग मेई, जाओ एलन और उसके भाई को बचाओ, लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मास्टर, लिंग मेई ने चकमा दिया और तुरंत टावर पर पहुंच गया तथा दोनों व्यक्तियों को रस्सी से अलग कर दिया। किसी ने इसे रोकने का साहस नहीं किया। इस समय गोल्डन ईगल भाड़े के समूह और ब्लैक डेजर जनरल दोनों लोग लिंग जियो की ताकत से हैरान थे और उन्हें लिंग मेई को रोकने का कोई विचार नहीं था। कल रात मुझे हत्यारा मानकर गिरफ्तार करने की मांग किसने की? लिंग जियो ने रेत के महल पर समूह के सदस्यों पर नजर डाली और उसकी ताइची आंखों में एक निर्दयी नजर चमक उठी। उसने गोल्डन ईगल भाड़े के सैनिकों की भर्ती करने की योजना बनाई, लेकिन वह उन बुरे लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। बस एक पल में लिंग जियो ने रेत के महल में सभी के विचारों को देख लिया था। दोस्तों, घबराहट के क्षण को पहचानना सबसे आसान है। सामान्य लोगों की आंखें इसे नहीं देख सकती, लेकिन ताइची की आंखें इसे सटीक रूप से पकड़ सकती हैं। मारना। जैसे ही एक ठंडी आवाज सुनाई दी, विद्रोह में आबनू उस गिद्ध का अनुसरण करने वाले सभी योद्धा खून के एक तालाब में गिर गए। उनमें से प्रत्येक के पास एक काली छाया चमक उठी। एलन को लिंग मेई ने बचाया था। वह ये सब देखकर सदमे में थी और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि लिंग जियाओ और लिंग मेई केवल 2 अभिमानी युवा नायक थे जिनमें केवल मासूम जुनून और न्याय की भावना थी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह सबसे मासूम है। लिंग जियाओ की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। लड़के, क्या तुमने जनरल स्कॉर्पियन को मार डाला? जनरल हेइमो ने अचानक पूछा। मैंने उसे मार दिया, तो क्या हुआ? मैंने सोचा था कि लिंग जियाओ सवाल से बचेंगे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। तुम एक बदमाश हो, तुम आबनू उस गिद्ध की तरह मरने के लायक हो, खासकर जब से तुमने मेरी औरत को निशाना बनाने की हिम्मत की। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत अच्छा, बस मान लो, मैं तुम्हें आज जाने दूंगा, लेकिन अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनरल हेइमो की नज़र अच्छी थी और उसने देखा कि लिंग जियाओ कितना भयानक था। चूंकि वह लिंग जियाओ को मारने के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने जाने के बाद कुछ और मददगार खोजने की योजना बनाई। लेकिन क्या उसने सोचा था कि लिंग जियो सिर्फ एलन को बचाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा था? एलन भोला था और जनरल हेइमो भी भोला था। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए यहाँ से मत जाओ,
लिंग जियो की आवाज ठंडी और शांत थी, मानो जनरल हेइमो द्वारा लाए गए सैकड़ों लोग कागज के बने हों।